मैं जमाल सईद दीघा पटना से। पिछली क्लास में मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन के बारे में। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी कुछ वर्ड्स पे हम लोग ध्यान देंगे। जैसे मैंने बताया था कि देखने के लिए भी बहुत सारा वर्ड्स आता है। लुक, सी, गेज, ऐसे ऑब्जर्व मैंने पिछले क्लास में भी बात किया था। आज फिर हम उसको कंटिन्यू करते हुए इस पर बात करेंगे। उसी तरह से किनारा के लिए भी बहुत सा वर्ड है। बॉर्डर, शोर, कोस्टल, ब्रिंक, ये सारे वर्ड के मीनिंग एक ही है, किनारा। हिंदी में तो मेरा काम चल जाता है, लेकिन अंग्रेज़ी बनाते समय हमको उस वर्ड का सही इस्तेमाल करना जानना चाहिए। आइए हम लोग बगैर ताख़ीर किए हुए, बगैर देर किए हुए अपनी बात को शुरू करते हैं। हमने यहाँ लिखा था ट्रीट और बिहेव। ट्रीट और बिहेव, ट्रीट बिहेव दोनों का मीनिंग एक ही है। आप जो किसी के साथ जो ट्रीट करते हैं, जो बिहेव करते हैं, जो आप उनके साथ, हिंदी में कैसे समझाएं, जो भी आप उनके साथ बिहेव करते हैं, जो भी आप उनके साथ ट्रीट करते हैं। अब ये समझना है कि ट्रीट बिहेव तो करीब करीब एक जैसा ही इस्तेमाल है, लेकिन समझना ये है कि जब अंग्रेज़ी में हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक के साथ जो है प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और दूसरे के साथ नहीं किया जाता। ट्रीट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है। ही ट्रीटेड मी काइंडली, ही ट्रीटेड मी अनकाइंडली। देखिए, इसमें प्रीपोजिशन कहीं भी नहीं है ट्रीट के साथ। ही ट्रीटेड मी काइंडली, उसने मेरे साथ हमको साथ ट्रीट किया। ही ट्रीटेड मी अनकाइंडली, बेरहमी से क्या, ही ट्रीटेड मी अनकाइंडली। ट्रीटेड के बाद विथ और टू ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन जब इसी चीज़ को हटा के हम बिहेव यूज़ करेंगे तो विथ का यूज़ करेंगे, जो एक प्रीपोजिशन है। ही बिहेव्ड विथ मी काइंडली, ही बिहेव्ड विथ मी अनकाइंडली। समझाने के लिए समझाना ये था कि ट्रीट और बिहेव दोनों का मतलब ट्रीट ही करना है, बिहेव करना है। जो आप हमारे साथ करते हैं, हम जब आपसे मिलते हैं या आपके घर जाते हैं या आपसे जब मेरी मुलाकात होती है तो आपका जो ट्रीटमेंट होता है, जो बिहेव होता है, जो आपका एक रोल जो होता है, तो उसमें हम यही समझना है कि ट्रीट के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं और बिहेव के साथ विथ का यूज़ करते हैं। एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। उसी तरह ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट और बिसाइड्स। एक्सेप्ट और बिसाइड्स भी अक्सर लोग गलती करते हैं। एक्सेप्ट अलावा के अलावा, बिसाइड्स मतलब होता है अलावा। एक्सेप्ट मतलब भी अलावा, बिसाइड्स का मतलब भी अलावा। फिर ये समझना है कि हम किसका इस्तेमाल, किसका प्रयोग कहाँ करें। ही नोज नोबडी एक्सेप्ट अकबर, वो अकबर के अलावा किसी को भी नहीं जानता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ उसको जानता है, दूसरे को नहीं जानता है। ही नोज नोबडी एक्सेप्ट रमेश, रमेश के अलावा वो किसी को नहीं जानता है। एक्सेप्ट, अब हम लगा रहे हैं रमेश के अलावा भी वो इन लोगों को जानता है। ही नोज अदर बिसाइड्स रमेश, रमेश के अलावा वो दूसरों को भी जानता है। आप समझ गए? इसके अलावा उसको भी जानता है। एक सेंटेंस, आई नो एवरीबडी बिसाइड्स रमेश, रमेश के अलावा हम दूसरों को भी जानते हैं। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, सिर्फ रमेश के। आई नो नोबडी एक्सेप्ट रमेश, मैं रमेश के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। एक्सेप्ट, इनके अलावा और को भी जानता हूँ। बिसाइड्स, what my point? If you don't, again I am repeating, if you don't understand
ask in the comment box. It is easy, just pay attention on the sentence. उसी तरह earth, soil, mud, clay. earth, soil, mud, clay सबके मतलब मिट्टी ही होता है। अर्थ जो एक नॉर्मल मिट्टी है, एक ज़मीन है जो अर्थ है, चारों तरफ जो आप जिस पर खड़े रहते हैं, जो आप देखते हैं, जो पूरा अर्थ है, जिस पर पूरी दुनिया टिकी है, अर्थ है। मड यानी कीचड़, मिट्टी से ही बना है वो कीचड़, मड। क्ले ऐसी मिट्टी को कहते हैं जिस मिट्टी से हम कोई आकार बनाते हैं, जिस मिट्टी से कोई शक्ल देते हैं, मिट्टी से खिलौना बनाते हैं। जो पॉटर है, जो बनाता है मिट्टी से बहुत सारा अपने चाक के ऊपर उसका इस्तेमाल करके बहुत सारा बर्तन बनाता है, सुराही बनाता है, घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, कटोरा बनाता है, कप बनाता है, अलग अलग चीज़ें तैयार करता है। वो जो मिट्टी यूज़ करता है उसको हम मड या अर्थ नहीं कहते हैं, उसको हम लोग क्ले कहते हैं। क्ले यानी ऐसी मिट्टी जिसको हम किसी शक्ल में ढालें तो शक्ल में ढल जाए, वैसी सॉफ्ट मिट्टी, उसको हम लोग क्ले कहते हैं, CLAY। उसी तरह से सॉइल जो है, सॉइल का मतलब भी मिट्टी होता है, लेकिन ये वो मिट्टी है जिससे हम अनाज उगाते हैं। अर्थ के ऊपर जो मिट्टी है वो मिट्टी जिससे हम लोग अनाज उगाते हैं उसको सॉइल कहते हैं। अर्थ एक बड़ा मीनिंग है, अर्थ पूरा अर्थ है, पूरी दुनिया अर्थ पर टिकी है, अर्थ है, लेकिन जिस पे अनाज उगाते हैं वो सॉइल है। जिस मिट्टी से कोई पत्थर तैयार करते हैं, कोई शक्ल देते हैं, वो क्ले है। और मड मतलब तो कीचड़ होता ही है। उसी तरह आइडल एंड स्टैचू, आइडल एंड स्टैचू, आइडल एंड स्टैचू। हम अक्सर बोलते हैं ये आइडल वर्शिप है, और हम आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। हिंदुओं में आइडल वर्शिप है, अपने मूर्ति को, अपने इसको रख करके वो जो पूजा करते हैं उसको कहते हैं आइडल। आइडल आइडल जो किसी देवी देवता का जो मूर्ति बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं आइडल, यानी आइडल वर्शिप है। समझ गए? देवी देवता की मूर्ति को आइडल कहते हैं। स्टैचू कहते हैं जैसे गांधी जी का स्टैचू, इंदिरा गांधी का स्टैचू, भीमराव अंबेडकर का स्टैचू, वो आइडल नहीं है, वो स्टैचू है, यानी किसी इंसान का बनाया हुआ आकृति स्टैचू कहलाता है। किसी देवी देवता का बना हुआ मूर्ति, उसे हम लोग आइडल कहते हैं, इसलिए उसे आइडल वर्शिपिंग कहते हैं, आइडल वर्शिपर कहते हैं, आइडल वर्शिप कहते हैं। यहाँ पे है एक बड़ा वर्ड, यहाँ बड़ा वर्ड है देखना। देखना के लिए बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल किया गया। सी देखना, लुक देखना, गेज देखना, ऑब्जर्व देखना, ऐसे सारे वर्ड्स की मीनिंग देखना है। फिर हम किसको कहाँ इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, ये समझना होगा। सी जैसे अभी हम सी देख रहे हैं, कोई भी जगह में आँख टिकी भी नहीं है, बस देख रहे हैं, टेबल कुर्सी, आसमान, ज़मीन, इधर उधर चारों तरफ जो हम देख रहे हैं, ये सी है। समझ गए? लुक जो ख़ास पॉइंट पर देखते हैं, एक ख़ास जगह देखते हैं जहाँ मेरी आँख रुक जाती है, उसको कहते हैं लुक। सी जो आप इधर उधर देख रहे हैं, लुक जो अपने आँखों को उठा के एक जगह रोक लेते हैं, लुक। इसीलिए टीचर बोलता है, टीचर्स हमेशा क्लास में बोलते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, सी द ब्लैक बोर्ड नहीं बोलते, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द पॉइंट, लुक एट द पिक्चर। तो आपका पूरा जो जहन है, पूरी जो आँख जो इधर उधर भटक रही थी, इधर उधर देख रही थी, वो एक जगह आकर के एक जगह देखती है तो मरकूज़ हो जाता है एक सेंटर पे, उसी जगह को कहते हैं लुक। इसी टीचर्स कहते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द पिक्चर। समझ गए? उसी तरह जब किसी चीज़ को आँखें गड़ा के देखते हैं, कोई ख़ास चीज़ है, कोई ख़ास बात है, जब आँखें गड़ा के देखते हैं तो हम कहते हैं गेज़।
गेज, GAZE, गेज यानी आँख गड़ा के देखना। उसी तरह से ऑब्जर्व, आप एग्जामिनेशन में आते हैं, देते हैं एग्ज़ाम वगैरह, तो अक्सर बोलते हैं ऑब्जर्वर आ रहा है या ऑब्जर्वर आ गए। ऑब्जर्वर का मतलब भी देखना होता है। फिर ये ऑब्जर्वर का कोई जगह पर हम लुक क्यों नहीं कहा, हमने यहाँ गेज क्यों नहीं कहा। ऑब्जर्वर का काम यह है कि जो वो चीज़ देखता है कि क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, चोरी तो नहीं चल रही है, अनफेयर मीन्स तो नहीं हो रहा है क्लास करना में, इसलिए उसका नाम ऑब्जर्वर पड़ा। ऑब्जर्वर अच्छाई बुराई वो देखने के लिए वो आता है, यानी उसको वो चीज़ जो देखता है उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। ऑब्जर्वर दूसरा मीनिंग है। उसी तरह से हमारे पास एक है वॉच। वॉच का मतलब भी देखना होता है। वॉच का मतलब भी किसी चीज़ को गौर से जो आप देखते हैं, आँख गड़ा के देखते हैं तो वो गेज हो गया। सिंपल जो आप देखते हैं, वॉच करते हैं, जो आप देख रहे हैं, सेंटेंस देख रहे हैं, किसी आदमी को वॉच कर रहे हैं या किसी चीज़ को देख रहे हैं, है ना, उसको हम लोग वॉच कहते हैं। यानी सबका अलग अलग मीनिंग है, मीनिंग सबका एक है, इस्तेमाल सबका अलग अलग है। उसी तरह हमारे पास एम, ऑब्जेक्ट और पर्पस है। एम, ऑब्जेक्ट और पर्पस। एम ऑब्जेक्ट को हम अलग नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये भी मीनिंग में अलग अलग जगह यूज़ होता है, लेकिन अभी समझने के लिए हमको एम और ऑब्जेक्ट एक जैसा समझना है। एम ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं। मेरा एम है, मेरा ऑब्जेक्ट है IAS बनना। मेरा एम है, मेरा ऑब्जेक्ट है पॉलिटिशियन बनना। मेरा एम है, मेरा ऑब्जेक्ट है टीचर्स बनना। ये मेरा एम है, इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा एम है, मेरा ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना, यही मेरा, इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एम और ऑब्जेक्ट मेरा यही है। अब आप समझ गए। पर्पस ये है कि पॉलिटिशियन बनने का कोई पूछे कि आपका एम और ऑब्जेक्ट तो था कि पॉलिटिशियन बन जाना, आपका एम और आपका ऑब्जेक्ट ये था डॉक्टर से बनना, आपका एम और आपका ऑब्जेक्ट है एक पॉलिटिशियन बनना, एक आईएएस बनना। चलिए ये तो आप बन गए, लेकिन बनने का आप क्या करेंगे, आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका मतलब क्या है बनने का आप क्या करना चाहते हैं, क्या पर्पस है, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेरा मकसद है लोगों की सेवा करना। पॉलिटिशियन से बनना चाहते हैं कि मेरा मकसद है लोगों की सेवा करना, जनता की सेवा करना। हाँ, मेरा डॉक्टर्स है कि कम फीस में लोगों का इलाज करना, यही मेरा पर्पस है। मेरा टीचर अच्छा बनना, बच्चों को पढ़ाना, अच्छे से अच्छी तालीम देना, ये मेरा रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है। इसलिए मेरा पर्पस भी यही है कि हम बच्चों को पढ़ाएं और मुझे इसमें इंटरेस्ट है ना। तो एम ऑब्जेक्ट आपका ये हुआ कि क्या बनना चाहते हैं, पर्पस ये हुआ कि बनने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, ये मेरा पर्पस है। तो दोनों में फ़र्क है। हम पैसा कमाना चाहते हैं, ये मेरा एक एम है, और बनने के बाद पैसा कमाने आप क्या करेंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे, ये मेरा पर्पस है। समझ बात आ गई। इसी तरह से आप आगे देखें, यहाँ पे है पोएम, पोएट्री और वर्स। पोएम, पोएट्री और वर्स। पोएम हो गया, पोएम हो गया कोई गज़ल जो है, उस गज़ल के अंदर जो आप पढ़ते हैं वो एक पोइट्री है, वो एक पोएम है। जो गज़ल आप पढ़ते हैं वो एक पोएम है, जो पोइट्री से लिया गया है, पोएम है। वो एक नज़म है, वो एक नज़म है जो आप पढ़ते हैं। जो भी एक नज़म पढ़ते हैं वो आपका एक पोएम है, वो आपकी एक गज़ल है, वो आपकी एक नज़म है। और उसी तरह से उसके अंदर से जो लिया गया जो 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 लाइन है, उसके अंदर से वो जिस चीज़ में जो बुक है, जो स्कूल्स में आप पढ़ते हैं, जो कहता है कि भाई एक पोइट्री की भी बुक चलेगी, वो पोइट्री की बुक है, पोएम की बुक नहीं है। वो कौन सी बुक है, पोएट्री की बुक है, यानी वो पोएम की बुक नहीं है। उसके लिए पोएम की बुक नहीं कहेंगे, उसकी पोइट्री की बुक कहते हैं। एक पोइट्री की बुक भी चलती है, यानी उसमें बहुत सारे कलेक्शंस है नज़म का, गज़ल का, है ना। और पोएम जो हो गया वो हो गया उसके अंदर जो एक पोएम है, उसके अंदर जो एक नज़म है। वर्स हो गया उस पोएम के अंदर या उस गज़ल के अंदर जो आपका एक लाइन है, जो आपका एक वर्स है, उसको कहते हैं वर्स। वर्स मतलब वो जो दो लाइन है, वो जो एक लाइन है, उसको हम लोग वर्स कहते हैं। बस आप समझ गए होंगे कि पोइट्री एक बुक की शक्ल है, पोएम जो उसके अंदर में अलग अलग जो गज़ल है, अलग अलग जो नज़म है,
वो पोएम है। उसी तरह से हालांकि गज़ल के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल होता है, मैंने एक जनरल समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और वर्स जो हो गया उस पोएम के अंदर, उस गज़ल के अंदर जो आप बोलते हैं कि एक कता मुलाज़ा कीजिए या मुलाज़ा कीजिए जो है, वो जो एक दो लाइन है जो पढ़ते हैं वो वर्स है। उसी तरह कुरान शरीफ के अंदर में या जो भी मैथोलॉजी है उसके अंदर में जो कुछ भी आप सब बोलते हैं वो एक वर्स है। एक लाइन, दो लाइन या एक शॉर्ट में जो एक एक एक, एक पॉइंट जो आप बोलते हैं जिसमें फुल स्टॉप लगा होता है, तो वो भी एक आपका वर्स है। जो कुरान शरीफ का कोई चीज़ अगर पढ़ना है तो हम बोलते हैं एक वर्स पढ़िए, तो देखिए इस एक वर्स का क्या मीनिंग है। यानी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये एक वर्स है ना। जैसे मुझे इसका कोई गिला नहीं कि बहार ने मुझे क्या दिया, ये एक वर्स है ना। ये गज़ल से लिया गया जो एक लाइन है, जो स्टैंज़ा है, ये एक वर्स है। तो अब होप कि मेरी बात अब समझ गए। पूरी किताब को पोइट्री कहते हैं। उसी तरह से देखिए ये पूरा के मीनिंग जो है एक किनारा होता है, पूरे की मीनिंग किनारा होता है। अब किनारा के लिए अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल है। बैंक है, कोस्ट है, बैंक है, कोस्ट है, या फिर ब्रिंक है, ऐसे सारे बॉर्डर है, ये सारे के मीनिंग किनारा होता है। लेकिन फिर वही समझना है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ किया जाए। साड़ी का अगर किनारा है, किसी कपड़ा का किनारा है, साड़ी का किनारा है तो बॉर्डर कहते हैं। समुंदर का किनारा है क्योंकि आप बैठे हैं तो हम शोर कहते हैं, है ना, उसको शोर कहते हैं। अगर किसी तबाही के किनारे पर बैठे हैं, तबाही का किनारा अलग है, उसको ब्रिंक कहते हैं, यानी ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही का किनारा। उसके लिए हम ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, किनारा मतलब ब्रिंक, यानी ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके लिए हो गया। साड़ी के लिए बॉर्डर, तबाही के लिए तबाही का किनारा यानी ब्रिंक, उसी की तरह से समुद्र किनारा सी शोर, उसी तरह से जो है, उसी तरह से हमारे पास जो है रिवर है तो बैंक, बैंक दरिया का किनारा यानी बैंक ऑफ द रिवर। उसी तरह से शोर भी समुद्र का किनारा। इस तमाम किनारा के लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ करते हैं। होप कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। उसी तरह से यहाँ पर एक वर्ड आता है ओके